आज की डेट में किसी भी स्कूल स्टूडेंट से पूछो कि इंडिया को आज़ादी किसने दिलाई, तो उनके मुंह पर सबसे पहले एक नाम आता है, महात्मा गांधी। और ये पूछो कि कैसे दिलाई, तो वो बोलेंगे सत्याग्रह से, अहिंसा से। आज़ादी के 75 साल बाद भी आज तक हमें यही कहानी बताई, समझाई और पढ़ाई जाती है, चाहे वो फिल्म्स हो या फिर किताबें। इनफैक्ट ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म्स में भी यही सेम स्टोरी दर्शाई गई है। Winner is Ben Kingsley and Gandhi. भारत की आज़ादी की कहानी दुनिया ने हमेशा गांधी जी के पर्सपेक्टिव से समझी है, पर सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या सच में हमारी प्यार भरी प्रोटेस्ट को देखकर ब्रिटिश एम्पायर अपने बैग्स पैक करके चले गए? सवाल ये उठता है कि क्या सच में गांधी जी ने ब्रिटिशर्स को पोलाइटली रिक्वेस्ट करी कि हमारा देश छोड़कर चले जाइए, और ब्रिटिशर्स ने बोला अच्छा ठीक है, तुम इतना बोलता है तो हम चले जाता है, तुम रोना बंद करो। ये अपने आप में बोलना कि हम लोग धरने पे बैठे थे और अंग्रेज चले गए, अरे भैया अहिंसा से तो दिल्ली में आपका किराएदार मकान नहीं छोड़ता। अब क्या बचकानी बातें कर रहे हो आप लोग? तो आज का सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ब्रिटिश एम्पायर की नींव गांधी जी के उपवास ने हिलाई या फिर सुभाष चंद्र बोस की फौज ने। आज की इस वीडियो में 5 ऐसे सवालों के जरिए हम उस सच तक पहुंचेंगे जो या तो हमारी किताबों में हमसे छुपाया गया है या फिर बहुत सिंप्लीफाई, रीब्रांड करके हमको बताया गया है। Which brings me to my first question कि हमें आज़ादी गांधी जी ने दिलाई या फिर बोस ने? हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में हमेशा हमें यही समझाया गया है कि हमें आज़ादी नॉन वायलेंस से मिली, एज इफ हमारी अहिंसा को देखकर अंग्रेज बोले ठीक है भाई मैं चलता हूँ। ओके। देखिए, मैं गांधी जी और उनकी कंट्रीब्यूशन की पूरी इज्जत और कदर करती हूँ, मगर हमें आज़ादी सिर्फ उन्होंने दिलाई ये पूरा सच नहीं है। पूरा सच जानने के लिए हमें गांधी जी और बोस के आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस और एक्शंस को समझना पड़ेगा जो आज़ादी के वक्त उन्होंने लिए थे। देखिए, गांधी जी नॉन वायलेंस के थ्रू भारत देश को आज़ादी दिलाना चाहते थे और उन्होंने पूरे देश में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू किया, मगर चौरा चौरी में हो रहे एक वायलेंट इंसिडेंट की वजह से पूरे मूवमेंट को कैंसिल कर दिया, बंद करवा दिया खुद ही। और अहिंसा से इतने प्यार होने के बावजूद उन्हीं सेम गांधी जी ने इंडियंस को, भारतीयों को बोला कि वर्ल्ड वॉर 2 में जाकर अंग्रेजों के साथ लड़कर जंग लड़े। इसे कहते हैं ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। ऑन द कॉन्ट्ररी, बोस ये मानते थे कि आज़ादी मांगी नहीं जाती, छीनी जाती है। वो जानते थे कि बिना आक्रोश और शक्ति दिखाए भारत को छोड़कर अंग्रेज कभी भी नहीं जाएंगे। भारतीयों को अपनी गुस्सा और अपनी गन दोनों दिखाना होगा। और ये जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस गांधी जी और बोस के बीच में मैं आपको बता रही हूँ, ये अक्सर बॉलीवुड फिल्म्स में जो सुभाष चंद्र बोस के ऊपर बनी है उसमें ब्यूटीफुली दर्शाया भी गया है। क्या आपको नहीं लगता कि विश्व युद्ध का फायदा उठाकर अगर हमने अंग्रेजों को बाहर नहीं धकेला तो ऐसा मौका फिर नहीं आएगा? गलत है। दुश्मन को उसकी मुसीबत के समय दबाना गलत है। ये युद्ध समाप्त हो जाने दो, फिर हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ लेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी तो हमने उनकी मदद की थी, बदले में हमें क्या मिला बाबू? रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग। इस बार भी अगर हम चूक गए बाबू तो शिकंजा इस कदर कस जाएगा कि हम सदियों तक गुलाम रहेंगे। ये चुप बैठने का वक्त नहीं है बाबू। इसीलिए तो मैंने व्यक्तिगत सत्याग्रह की अपील की है। हम सब जानते हैं 1942 में गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की और सबको बोला कि ब्रिटिशर्स को बोलो भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। मगर आपको पता है ब्रिटिशर्स ने क्या किया? उन्हीं ब्रिटिशर्स ने प्रोटेस्ट कर रहे लोगों को अरेस्ट किया, उनके ऊपर लाठी चार्ज करा और उनको जेल में डाल दिया, और खुद ब खुद कुछ ही महीनों में ये मूवमेंट अपने आप दब गया। ऑन द अदर साइड 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाई, सेपरेट हुए और डायरेक्ट एक्शन लेकर जंग ऐलान कर दी। उसी वक्त गांधी जी ने वाइसरॉय ऑफ इंडिया को बोला कि आप हमें बस आज़ादी दे दो, हम ये प्रोटेस्ट बंद कर देंगे। आपको पता है एटली ने जवाब में क्या बोला? कि ये डिस्कशन तो टेबल पे ले जाने के लायक भी नहीं है। जो बात टेबल पर बैठकर डिस्कस करने के लायक भी नहीं थी, आपको लगता है उसी बात ने हमको आज़ाद करवाया? गांधी जी ने बोला प्लीज लीव इंडिया, और बोस ने बोला तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आपको क्या लगता है कि किसकी स्ट्रैटेजी काम आई? खैर,
जिसकी भी स्ट्रैटेजी काम आई, मगर ब्रिटिशर्स दूसरी तरफ अपनी ही स्ट्रैटेजी बना रहे थे। Which brings me to my next question. Question number 2. क्या आईएनए ट्रायल्स ब्रिटिश को भगाने के लिए पहली चिंगारी का काम कर रहे थे? तो 1945 में ब्रिटिशर्स ने एक नई स्ट्रैटेजी निकाली और ये सोचा कि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया है, अब आज़ाद हिंद फौज के जो कैप्चर्ड ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर ट्रायल शुरू किया जाए। ट्रायल से मेरा मतलब ये है कि रेड फोर्ट के सामने पब्लिक कोर्ट में उन्हें गद्दार साबित करने की कोशिश की जाएगी। ब्रिटिशर्स ने ये सोचा कि अगर इंडियन पब्लिक के सामने हम इन्हें गद्दार साबित करेंगे और ये इन्हें देशद्रोही मान लेंगे तो आईएनए की लेगेसी अपने आप खत्म हो जाएगी। मगर हुआ एकदम उल्टा। पब्लिक का रिएक्शन इतना इंटेंस था कि खुद इंडियंस आईएनए के सोल्जर्स को देशद्रोही नहीं देशभक्त मानने लगे। उन्हें समझ आ गया था कि कोई तो है जो जज्बा जगा चुका है और अपने देश को आज़ाद कराएगा। तो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने लगे, लॉयर्स डिफेंड करने लगे। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन निराज चौधरी ने कहा कि आईएनए के ऑफिसर्स को देखकर देश में इतना हाहाकार मच गया कि देश के अलग अलग कोनों में से लोग सड़कों पर उतरने लगे। आईएनए की ये ट्रायल्स जो ब्रिटिश ने शुरू किए उन्हीं के ऊपर एक बॉम्ब की तरह फूट चुके थे और ब्रिटिश एम्पायर की नींव को हिलाने लगे थे। जनता के दिल में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जहां गांधी जी का आंदोलन थक गया था, वहां बोस की फौज ने जनता के दिल में एक नया ही जुनून पैदा कर दिया था। और फिर उस वक्त कांग्रेस का दबदबा कम होने लगा था और कांग्रेस ये समझ गई थी कि अगर उन्हें लोगों के दिल में अपनी जगह बना कर रखनी है तो उन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम का सहारा लेना पड़ेगा। कल तक वो जिसे मिलिटेंट सोच कहते थे, आज उसी की परछाई में कांग्रेस अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी। तो बोस साहब को कांग्रेस का समर्थन मिला, मगर वो समर्थन कन्विक्शन से नहीं, सर्वाइवल की नीड से आ रहा था। कांग्रेस ये समझ गई थी कि अगर हम नेताजी को सपोर्ट करेंगे तो लोगों का सपोर्ट हमारे लिए भी बढ़ जाएगा। और फिर वो एक घड़ी आई जिसने ब्रिटिश का कॉन्फिडेंस उड़ा कर रख दिया। Which brings me to my next question. क्वेश्चन नंबर 3. क्या रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी ने हमारी आज़ादी को एक्सेलरेट किया था? मुंबई 1946 में शुरू हुआ एक ज़बरदस्त रेबेलियन मूवमेंट। 78 वॉरशिप्स और 20,000 के करीब इंडियन नेवी सेलर्स ने ब्रिटिश कमांड के अगेंस्ट बगावत शुरू कर दी। नेवल सोल्जर्स ने, नेवल सेलर रिबेलियन कर रहे हैं, तो ओवरनाइट सारे के सारे शिप्स रिबल हो गए और अचानक से द एंटायर ब्रिटिश इंडियन नेवी वाज अ रेबल फोर्स। फिर क्या हुआ कि जो सिविलियंस थे बॉम्बे में, कराची में, विशाखापट्टनम में, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। किसी भी हिस्टोरियन के बुक्स में ये देखेंगे नहीं, ये हमारी टेक्स्ट बुक्स में भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। इंडियन नेवी सेलर्स ने आईएनए और नेताजी के सपोर्ट में दंगे शुरू कर दिए, स्लोगन्स निकाले और ब्रिटिश गवर्नमेंट से ये डिमांड रखी कि जिन जिन सोल्जर्स पे ट्रायल चल रहा है उन्हें रिहा किया जाए। ब्रिटिश गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस हिलने लगा था, यहाँ तक कि जो इंडियन सोल्जर्स ब्रिटिश आर्मी में सर्व कर रहे थे उनकी लॉयल्टी ब्रिटिश के लिए ख़त्म होने लगी। ब्रिटिश गवर्नमेंट अब समझ गई थी कि अब उनके जाने का समय नज़दीक आ रहा है। सिविलियंस पर फायरिंग हुई मुंबई में, कराची में, विशाखापट्टनम में। हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर किल्ड ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ बॉम्बे। बट एम्पायर के पास अब सिर्फ नाम का कंट्रोल था। लोग, फौज और जुनून सब उनके खिलाफ जाल चुके थे। खैर, नेताजी इस लड़ाई में हारे जरूर, बट वो कहते हैं ना, कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। इनफैक्ट ब्रिटिश हिस्टोरियन क्रिस्टोफर बेली ने भी बोला कि आईएनए के हारने के बावजूद भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के सबसे बड़े और पावरफुल दुश्मन नेताजी और उनकी आज़ाद हिंद फौज रही। इस बात को गांधी जी ने भी एक्नॉलेज किया कि नेताजी की फौज के कारण इंडिपेंडेंस मूवमेंट में एक अलग ही मोटिवेशन आ गया था। इनफैक्ट डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी अपने इंटरव्यू में ये एक्नॉलेज किया है कि भारत की आज़ादी में सबसे बड़ी भूमिका देश को आज़ाद कराने की सुभाष बोस की थी। सुभाष बोस की वजह से देश की आर्मी में रिवोल्ट की नौबत आ गई थी।
ये मेन कारण था कि अंग्रेज देश को यहाँ से छोड़ के गए। एक और प्रूफ जो इस बात को वेरीफाई करता है, क्लेमेंट एटली जब आज़ादी के बाद वो इंडिया में ट्रैवल कर रहे थे और उनसे पूछा गया वाया एक जर्नलिस्ट कि आपने इंडिया को क्यों छोड़ा, तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में बहुत ही क्लियरली स्पेसिफाई किया कि मैं इंडिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आईएनए की वजह से छोड़ कर गया। यार, जब आप हिस्ट्री को समझने की कोशिश करोगे इन इट्स रॉ, इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, बिना किसी फिल्टर, बिना किसी मेकअप के, तो आपको समझ आएगा कि वो हिस्ट्री नहीं है जो हमारी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में हमें पढ़ाई जाती थी, बल्कि वही हिस्ट्री है जो हमसे छुपाई गई है। जब आप डीप तरीके से हिस्ट्री में जाने की कोशिश करोगे तो आप इस वर्जन तक पहुंचोगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कंट्रीब्यूशन हमको आज़ादी दिलाने में कांग्रेस या महात्मा गांधी जी से कई बहुत बड़ा था। पर अब सवाल ये उठता है कि ये रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी जो हुई, क्या वो हमें आज़ादी दिलाने के लिए काफ़ी थी? क्वेश्चन नंबर 4, क्या वर्ल्ड वॉर 2 ने आज़ादी का बिल भर दिया था? ब्रिटेन ने 6 साल तक वर्ल्ड वॉर लड़ी, कभी जापान, जर्मनी और इटली के खिलाफ। करीब 3.8 लाख ब्रिटिश सोल्जर्स मारे जा चुके थे और ब्रिटेन की इकोनॉमी इतनी ज़्यादा खराब होने लगी कि उन्हें अमेरिका से लोन लेना पड़ा, 21 बिलियन पाउंड, वो भी 1940s में। और यही नहीं, इसके साथ साथ इंडियन सोल्जर्स, करीब 2.5 बिलियन इंडियन सोल्जर्स भी ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे थे उनकी लड़ाई लड़ने में। सबसे ब्रेव, सबसे शूरवीर भारतीय सोल्जर्स थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सबसे ज़्यादा फाइटिंग एलाइज की तरफ से भारतीय सोल्जर्स ने किया था। इट इज़ बिकॉज ऑफ इंडियन सोल्जर्स की एलाइज जीत सके थे। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समाप्त होने के बाद ब्रिटिश इंडियन आर्मी था, उसके सारे सोल्जर्स को वापस भारत भेजा और इंडियन सोल्जर्स अपने घर वापस आए तो उन्हें ये रियलाइजेशन हुआ कि हम दूसरों की आज़ादी के लिए दूसरों के साथ लड़ रहे हैं, हम अपनी आज़ादी के लिए कब लड़ेंगे? ये रियलाइजेशन देश के कोने कोने में फैलने लगा और यहाँ से शुरुआत हुआ कोलैप्स ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ऑलरेडी ग्लोबली ब्रिटिश एम्पायर वीक हो रहा था। 1946 में जॉर्डन आज़ाद हुई, 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ और 1948 में श्रीलंका, म्यांमार और पैलेस्टाइन ने भी फ्रीडम ले ली थी। इन टोटल ये वो एरा था, ब्रिटिश एम्पायर अब फाइनली टूट रहा था, मगर इंडिया में एक बहुत बड़ा स्ट्रगल चल रहा था, नेहरू वर्सेस पटेल। Which brings me to my next question. जब मेजॉरिटी पटेल जी को मिली तो नेहरू कैसे पीएम बन गए? देश आज़ादी के किनारों पर था और कांग्रेस के पास मौका था कि वो एक अच्छे सच्चे लीडर को, नेता को चुने, मगर हुआ कुछ उल्टा। 1946 में कांग्रेस के अंदर इलेक्शंस लड़े गए और जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनता वही भारत देश का पहला इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनता। 15 कांग्रेस स्टेट्स में इलेक्शन लड़े गए जिसमें से 12 कमिटीज ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को वोट दिया और एक भी स्टेट ने नेहरू जी के नाम पर वोट नहीं किया। 0-0-0 क्लियर था कि पटेल लोगों की चॉइस थे, मगर नेहरू जी गांधी जी की चॉइस थे। गांधी जी चाहते थे कि जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने। उन्होंने जब देखा कि एक भी नॉमिनेशन नेहरू के लिए नहीं आया है तो उन्होंने पटेल को अपना नाम विड्रॉ करने के लिए बोला। इस पार्टी को, हम सबको सरदार की जरूरत है और देश को जवाहर की। और क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड और लॉयल कांग्रेसमैन थे तो पार्टी की यूनिटी के लिए उन्होंने अपना नाम विड्रॉ कर लिया और स्टेप बैक ले लिया। मगर नेहरू जी ने अपना नाम बिल्कुल विड्रॉ नहीं किया, ये जानते हुए भी कि ही हैड ज़ीरो सपोर्ट। समझने वाली बात यह है कि ये कोई डेमोक्रेटिक विक्ट्री नहीं थी, ये एक सॉफ्ट कूप था जहां पर मेजॉरिटी को प्रेस करके प्रेफरेंस को पीएम बना दिया गया। गांधी जी ने एक पर्सनल बायस को राष्ट्रहित का नाम दे दिया और एक इंडियन लॉयल सोल्जर को एम्बिशियस डिप्लोमेट के लिए कुर्बान कर दिया। पटेल लोगों के दिल के नेता थे, मगर वो फिर भी पीएम नहीं बने क्योंकि वो गांधी जी का दिल नहीं जीत पाए, क्योंकि उनके पास गांधी जी का आशीर्वाद नहीं था। और ये था नए भारत का पहला पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ जिसका बिल भारत आज तक भर रहा है।
आपको पता है गांधी जी का जो ये पावर मूव है सिर्फ पटेल तक सीमित नहीं था, बोस भी इसका शिकार बने। गांधी जी हमेशा ये कहते आए कि वो अहिंसा से देश को आज़ादी दिलाएंगे और बोस हमेशा ये कहते आए कि बिना तलवार दिखाए दुश्मन कभी भी ये देश छोड़कर नहीं जाएगा। जो बोस की मिलिटेंट सोच थी वो गांधी जी से कभी भी मैच नहीं हुई, और होती भी कैसे अगर गांधी जी की ये नॉन वायलेंस वाली फिलॉसफी सोच इतनी ही प्रैक्टिकल और इतनी ही सस्टेनेबल थी तो आज़ादी के 75 साल बाद देश ने कभी ये सोच फॉलो क्यों नहीं की? क्या हमने कश्मीर में फॉलो किया? क्या हमने मणिपुर में फॉलो किया? क्या हमने गोवा में फॉलो किया? तो क्या ये बेकार के ढकोसले सुबह शाम आप दे रहे हो कि शांति के रास्ते पे सारा काम हो जाएगा? पहलगाम हो, चाइना हो, टेररिज्म हो, हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम एज अ देश बिलीव रखते हैं कि शांति से तभी बात करनी चाहिए जब सामने वाला आपकी बात सुनने के लिए रेडी हो। भगवत गीता में भी लिखा है अहिंसा परमो धर्म, मगर भगवत गीता ये भी कहती है कि एक क्षत्रिय के लिए धार्मिक युद्ध से बड़ा कोई और कर्म नहीं है। बोस ने गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन बोला और गांधी जी ने बोस को पेट्रियट्स ऑफ द पेट्रियट्स बोला। मुझे सच में यार दुख इस बात का है कि सुभाष चंद्र बोस को सिस्टम ने मार्जिनलाइज कर दिया और गांधी जी को सिलेबस बना दिया। 83 में एक फिल्म आई थी गांधी रिचर्ड अटेनबरो की, और वो उस फिल्म में उन्होंने सुभाष बोस का 1 सेकंड का रोल नहीं दिया। और एट द सेम टाइम मुझे खुशी है इस बात की कि मोदी गवर्नमेंट ने सुभाष चंद्र बोस के बलिदानों को और संघर्ष को वो सम्मान दिया जिसके वो हमेशा से हकदार थे। संसद भवन में उनका ये प्रतीक, उनकी ये मूर्ति हमेशा हमें याद दिलाती रहेगी कि जो आज़ादी है वो उपवास से नहीं बलिदान से आती है। आज़ादी सिर्फ एक कहानी नहीं, आज़ादी एक कर्ज है जिसे हर जनरेशन को समझना भी है और निभाना भी। आज़ादी गांधी की भी है, आज़ादी बोस की भी है, भगत सिंह की भी है, हर उस इंसान की है जिसकी मूर्तियां हैं और उसकी भी जिसके नाम और खून इस मिट्टी में मिल गए। आज़ादी उन सब की है जो कभी दिखाई नहीं दिए मगर जिए इस सपने के लिए। आज़ादी सिर्फ एक व्यक्ति, एक सोच, एक पार्टी की नहीं है, आज़ादी हम सब की है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू एंड जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली बिकॉज दिस पार्ट ऑफ हिस्ट्री everyone needs to know. Also do let me know in the comment section below कि आप मेरे इस वीडियो से कितना अग्री करते हैं। क्या आप हिस्ट्री फैक्ट्स को जानते थे या पहली बार आपने इस वीडियो के थ्रू इस सब को जाना? Do let me know in the comment section below. Also I will see you again on every Thursday 8 PM.